Good morning to my dear students. Welcome back to Adna Green School, Jai Swami Narayan. Today I start with Standard 7th, Book History, Lesson 6. That is page number 78. Okay, we will continue this lesson from page 78. A network of small towns. From the 8th century onwards, the subcontinent was dotted with several small towns. बहुत सारे छोटे छोटे टाउन्स थे, बहुत बड़े बड़े नहीं, बहुत छोटे छोटे गिनती के घर हुआ करते थे. In the 8th centuries, these probably emerged from large villages. मतलब बड़े बड़े विलेजेस में से ये छोटे छोटे टाउन्स बने हैं. बहुत ही कम घर हुआ करते थे. दे यूजुअली हैड अ मंडपिका और मंडी ऑफ लेटर टाइम्स. मंडी कहा जाता था उनको. ओके, मंडी. दे यूजुअली हैड अ मंडपिका और मंडी ऑफ लेटर टाइम्स टू विच नियर बाय विलेजर्स ब्रॉट देयर प्रोड्यूस टू सेल. मंडी मंडी यानी गांव के आसपास के जो गांव के लोग थे वो वहाँ आते थे. और मंडी मंडी को ना हिंदू लैंग्वेज में, पंजाबी में बाज़ार बोलते हैं. मंडी, बाज़ार. ओके, सो आसपास के जो गांव के लोग थे वो जो भी खेती बाड़ी से या वो जो बनाते थे वो ये छोटे छोटे शहरों में बेचने आते थे. ब्रॉट देयर प्रोड्यूस टू सेल. They also had market streets. या जैसे कोई मतलब एक पर्टिकुलर डे होता है ना कि कोई दिन दैट इज स्ट्रीट्स लगती हैं. सो मार्केट स्ट्रीट्स होती थी, मतलब कि दैट इज कॉल्ड हथ ऑफ लेटर टाइम्स. हाथ लाइंड विथ शॉप्स. पूरी एक साथ लाइन शॉप्स की हुआ करती थी. ओके, ऑन द मतलब कि दैट वाज कॉल्ड हत्थी, हत्था और हथ कहते थे उसे. Lined with shops. Besides there were streets for different kind of artisans. Okay, और उस टाइम के जो थे यानी जो ऑक्यूपेशंस थे, मेनली ऑक्यूपेशंस थे पॉटर्स, आर्टिजन्स. ओके, शुगर मार्केट्स, देन स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स और स्टोन मेसॉन्स. ये सबके लाइन से नीचे स्ट्रीट्स बनती थी. दैट इज मार्केट स्ट्रीट्स लाइंड विद शॉप्स. बिसाइड्स देयर वर स्ट्रीट्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिजन्स सच एज पॉटर्स होते थे, ऑयल प्रेशर्स, शुगर मेकर्स, टॉडी मेकर्स, स्मिथ, स्टोन मेसॉन्स. while some traders lived in the town. और जो कुछ ट्रेडर्स थे तो वो टाउन में भी रहते थे, और जो उस टाइम के ऑक्यूपेशन थे वो सब छोटे छोटे शहरों में अपना बिजनेस करने आते थे, यानी अपने प्रोडक्ट्स की सेल करने आते थे. और कुछ जो ट्रेडर्स थे दे वर ऑलरेडी, वो पहले से ही टाउन में रहते थे. अदर्स ट्रैवलर्ड फ्रॉम टाउन टू टाउन. और कुछ जो विलेजेस थे वो अभी सभी थोड़ी एक ही टाउन में आके बेचेंगे. सभी अगर एक ही टाउन में, एक ही गांव में कितने पॉटर्स होंगे, कितने टॉडी मेकर्स होंगे, कितने आयरन स्मिथ, ब्लैक स्मिथ होंगे. अब एक ही गांव में आएंगे तो सबकी थोड़ी बिक्री होगी. तो सब दे वेंट टू अदर, दैट इज डिफरेंट प्लेसेस. दूसरे गांव जाते हैं वो. While some traders lives in the town, others traveled from town to town. So बाकी जो है विलेजर्स, ओके, कोई किसी टाउन में, कोई किसी टाउन में. सो दे ट्रैवलर फ्रॉम टाउन टू टाउन. Many came from far and near to these towns to buy local articles and sell products of different places like horses, salt, camphor, saffron, betel nut and spices like pepper. ओके, अब गांव में तो हर एक चीज़ की खेती बाड़ी होती है, तो ये सब शहरों में जाते थे, एक शहर से दूसरे शहर. कहीं तो बहुत दूर से आते थे, कहीं नज़दीक गांव से आते थे. ओके, और सुबह आते थे, फिर वो शाम को सूरज ढलने से पहले ही वो अपने घर को लौटते थे.
ओके, सो दैट वाज अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स फ्रॉम द लार्ज विलेजेस. बड़े बड़े गांव से ये छोटे छोटे शहर बने हैं जहाँ पे गांव के जो प्रोफेशनल्स पीपल थे वो वहाँ आकर बेचते थे. Okay, you can see the pic, students, on page number 78. This figure 2. See, you can see a city market, a city that is town. ये आसपास के गांव यहाँ पे आके चीज़ों को बेचते हैं. Usually a samanta or in later times, a zamindar built a fortified palace in or near these towns. They levied taxes on traders, artisans and articles of trade, and sometimes donated the right to collect these taxes to local temples. समानता यानी जमींदार. ओके, वो एक फोर्टिफाइड यानी कि आसपास एकदम जैसे किला कैसे होता है, किला के आसपास ऊंची ऊंची दीवारें होते हैं, ऐसे एक पैलेस और इन नियर दीज टाउन्स वो अपनी एक जगह बनाते थे. दे लेविड, और वो टैक्स लेते थे ट्रेडर्स से, आर्टिजन से. ओके, क्योंकि ये तो हर जगह है, इवन हमारे भी जो मार्केट्स लगती है तो दे हैव टू गिव समथिंग टू द गवर्नमेंट, उनको देना पड़ता है, राइट. जैसे हम लोग टैक्सेस भरते हैं वैसे उनको भी देना पड़ता है. और दैट इज they levied taxes on traders, artisans and articles of trade, and sometimes donated the right to collect these taxes to local temples. और जो लोकल टेम्पल्स हैं कई बार उनको ये मतलब उनमें जो काम करने वाले लोग हैं जो बड़े बड़े हैं जैसे कि प्रीस्ट है या वो, तो उनको भी वो कई बार राइट दे देते टू कलेक्ट दीज टैक्सेस which had been built by themselves or by rich merchants. These rights were recorded in inscriptions. Inscriptions यानी जो पहले टाइम में there were no pens या paper, nothing, so all was inscripted. दीवारों पे या पत्थरों पे हैमर से inscript किया जाता था, तो ये भी inscript किया हुआ है. These rights were recorded. Okay, ताकि मतलब आगे दिखाने के लिए कि ये भी समय था और जो राइट्स कलेक्ट करते थे वो रिकॉर्ड थे उस इंस्क्रिप्शन के ऊपर. दैट इज दीज राइट्स वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शंस दैट हैव सर्वाइव टू दिस डे. और वो इंस्क्रिप्शंस किया हुआ है तभी तो आज हमें पता चल रहा है ये सब कुछ. वो इंस्क्रिप्शंस है, वो एक प्रूफ था तभी तो हमें पता चल रहा है कि यस मतलब कि कुछ था वो टाइम पे, राइट. और हिस्टोरियंस ने उसकी स्टडी की है एंड वी आर नाउ रीडिंग थ्रू दिस बुक. टैक्सेस ऑन मार्केट्स, दैट इज पेज नंबर 79. द फॉलोइंग इज अ समरी फ्रॉम अ 10th century inscriptions. Following is a summary from a 10th century inscriptions from Rajasthan, which list the dues that were to be collected by temple authorities. मतलब ये एक written record है which list the dues जो collect होते थे by the temple authorities. That is, these were the taxes in the kind of sugar, jaggery, dyes, thread and cotton, on coconuts, salt, areca nuts, butter, sesame oil, on cloth. Besides these were taxes on traders, on those who sold metal goods, on distillers, on oil, on cattle fodder, and on loads of grain. Some of these taxes were collected in kind while others were collected in cash. यानी कई बार अगर किसी मतलब किसी की फसल बहुत अच्छी नहीं हुई तो वो कैश के थ्रू टैक्स नहीं पे करना चाहता था, नहीं पे कर सकता था, तो उसे जो सामान प्रोड्यूस किया है उसमें से उसे देना पड़ता था वो सामान. सो कुछ तो काइंड मतलब इन द फॉर्म ऑफ दैट जो वो
एग्रीकल्चर ग्रो करते थे उस तरीके से, या तो फिर जिनके पास पैसे होते थे वो पैसे देते थे, एनी सॉर्ट ऑफ, ईदर इन काइंड और इन कैश. ओके, दैट वाज अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स. नेक्स्ट इज traders, big and small. There were many kind of traders. These included the Banjaras. Okay, these included the Banjaras. That is, we can see आगे के चैप्टर में हम देखेंगे वो who are the Banjaras. Several traders, especially horse traders, formed associations with headmen who negotiated on their behalf with warriors who bought horses. Okay, that is, उस टाइम बहुत सारे ट्रेडर्स हुआ करते थे, उनमें से बंजारास भी थे. बंजारास यानी जो परमानेंट एक जगह काम नहीं करते. बंजारा 3 महीने कहीं पे वो अपना काम करके फिर वो 3 महीने कहीं और, फिर 3 महीने कहीं और, उन्हें कहते थे बंजारास. बस वो अपने कारवान लेके निकल जाते हैं, उनकी एक अपनी बस्ती होती है, कभी आज वो यहाँ कभी वो वहाँ, ऐसे. देन सेवरल ट्रेडर्स, जैसे हॉर्स के ट्रेडर्स, उस टाइम हॉर्स ट्रेडर्स वर वेरी कॉमन ट्रेडिंग बिजनेस. फॉर्म्ड एसोसिएशंस, छोटे छोटे वो अपने ग्रुप बना लेते थे. विथ हेडमैन, एक अपना चीफ रख लेते थे. हु नेगोशिएटेड, यानी कि मतलब आपका सामान उसको बिकवा रहा है, उसका सामान आपको बेच रहा है, तो बीच का एक बंदा, उससे कहते हैं चीफ, दैट इज हेडमैन. अगर वो इनका सामान इनको बिकवाता है और इनका सामान इनको बिकवाता है, तो उनको भी, उसको जो हेडमैन है बीच का, उससे भी कुछ कमीशन मिलता है. उस टाइम ऐसे होता था, क्योंकि स्ट्रेंजर्स थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो विश्वास के बिना वो कैसे एक दूसरे का सामान ले ले. सो फॉर दैट पर्पस देयर वाज एन हेडमैन हु नेगोशिएटेड ऑन द बिहाफ कि यस, इसका घोड़ा इतने का है और इतने का आपको बेचना है, आपको खरीदना है, आपका ये सामान इतने का और ये आपसे खरीदेगा इतने का. सो नेगोशिएट ऑन द बिहाफ विद वॉरियर्स हु बॉट हॉर्सेस, स्पेशली हॉर्सेस. हॉर्सेस उस टाइम में अच्छी दाम में बिकते थे, और वॉरियर्स, जितने भी सोल्जर्स थे, वॉरियर्स थे, वो उस हॉर्स को खरीदते थे और अच्छे दामों में वो बिकते थे और खरीदे जाते थे. और बीच में एक चीफ होता था, हेडमैन, जो नेगोशिएट करता था कि नहीं यार ले लेना, चल 100 रुपये कम कर ले, ओके, चल तू भी 100 रुपये कम कर दे, ओके, ऐसे मतलब नेगोशिएट करते ऑन बिहाफ विद वॉरियर्स हु बॉट हॉर्सेस. सिंस ट्रेडर्स हैज टू पास थ्रू मेनी किंगडम्स फॉरेस्ट, they usually traveled in caravans and formed guilds to protect their interest. Traders होते थे, आज वो इस शहर, कल वो कहीं और, परसों वो कहीं और, तो दूर दूर उनको अपना बिजनेस करने जाना पड़ता था. और फॉर दैट दे यूज्ड टू ट्रैवल इन कारवान. मैंने आपको बताया ना, कारवान्स यानी कि पूरा ग्रुप एक साथ जब जाता है एक जगह से दूसरी जगह, उससे कहते हैं कारवान्स. Caravans and formed guilds to protect their interest. एक तो उनकी सेफ्टी भी हो जाती है और उनको उनकी साथ मतलब नेगोशिएट करने वाले बंदे भी उनके साथ हो जाते हैं. सो उनकी जो बिजनेस है बहुत ईजी हो जाता है. There were several such guilds in South India from the 8th century onwards. ऐसे कारवान्स 8th century से बहुत कॉमन थे वो हर जगह. The most famous being the Manigramam and Nanadesi. मतलब टोली, गिल्ड्स, टोली, ग्रुप, वो अपनी कम्युनिटी का बना के वो साथ में एक कारवान में निकलते थे. These guilds traded extensively both within the peninsula and with Southeast Asia and China. और ये जो गिल्ड्स है, यानी ये जो ग्रुप्स है, ओके, ये अपना बिजनेस बहुत दूर दूर तक फैलाते थे. ये अपने कारवान को लेकर निकल जाते थे और पता नहीं कहाँ कहाँ जाते थे. और साथ में फैमिली होती थी ना, सो दे डोंट हैव टू बॉदर कि पीछे कौन है कोई नहीं है. पूरी फैमिली इनके साथ, आज यहाँ तो कल कहाँ तो कल कहाँ, इसलिए दे डोंट हैव टू वरी फॉर एनीबॉडी कि कोई पीछे छूट गया है. Peninsula with Southeast Asia and China.
देवर ऑल्सो कम्युनिटीज, छोटी छोटी कम्युनिटीज हुआ करती थी, लाइक चेतियार्स एंड द मारवाड़ी ओसवाल, who went on to become the principal trading groups of the country. और धीरे धीरे ये जो कारवान सिस्टम है, ये जो गिल्ड सिस्टम है, ये 8th सेंचुरी से चला आ रहा है. और भी जो कम्युनिटीज़ है जैसे चेतियार्स एंड मारवाड़ी ओसवाल्स, उस टाइम के वो बहुत बड़े ट्रेडर्स थे of the country. Gujarati traders, including the communities of Hindu Baniya and Muslim Bohras, traded extensively with the ports. और ये जो थे हिंदू बनियास और मुस्लिम बोहरास, ये अपना बिजनेस ट्रेड करते थे विद द पोर्ट्स, समुंदर किनारे ऑफ रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना. मतलब सोचो कहाँ कहाँ जाते थे ये पूरी कारवां के साथ. और ये क्या बेचते थे? दे सोल्ड टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस इन दिस पोर्ट्स. ओके, और मतलब एक्सपोर्ट करते थे ये, मतलब करते थे ये ट्रेडिंग, लेकिन इनका सामान एक्सपोर्ट होता था. टेक्सटाइल, स्पाइसेस इन द पोर्ट, समुंदर के थ्रू इनका सामान एक्सपोर्ट होता था. और इन एक्सचेंज दे ब्रॉट गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका एंड स्पाइसेस, टिन, चाइनीज ब्लू पॉटरी एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना. मतलब ये भी सामान बेचते थे और इन रिटर्न उनसे उनका सामान लेते थे, वैल्यूएबल, जो वो यहाँ आकर बेचते थे. दैट इज गोल्ड, आइवरी फ्रॉम अफ्रीका, स्पाइसेस, टिन, चाइनीज ब्लू पॉटरी एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना. The towns on the west coast were homes to Arabs, Persians, Chinese, Jewish and Syrian Christian traders. और जो वेस्ट के किनारे जितने भी समुंदर थे, अरेबियन सी, वहाँ पे इन सब के घर थे, हैबिटेट्स, अरब्स के, पर्शियंस, चाइनीज, जूइश, साइरियन, क्रिश्चियन ट्रेडर्स. इंडियन स्पाइसीज, जिसका आज भी बहुत क्रेज है. इंडियन स्पाइसीज मैक्सिमम एक्सपोर्ट होती है. एंड क्लॉथ सोल्ड इन द रेड सी पोर्ट्स वर परचेज्ड बाय इटालियन ट्रेडर्स एंड इवेंचुअली रीच्ड यूरोपियन मार्केट्स. जो ये हमारे इंडियन ट्रेडर्स है, दैट इज इंडियन स्पाइसीज एंड क्लॉथ, जो रेड सी, समुंदर के किनारे, वर परचेज्ड बाय द इटालियन ट्रेडर्स, और उसके बाद वो लोग यूरोपियन मार्केट्स में उसे सेल करते हैं. फेचिंग वेरी हाई प्रॉफिट्स, और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है इससे. स्पाइसेस ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स. ट्रॉपिकल यानी बहुत ज़्यादा वार्म, वहाँ पे ज़्यादा स्पाइसेस गर्म होते हैं ना, वार्म क्लाइमेट में ही ग्रो होते हैं. दैट इज पेपर, सिनामोन, नटमेग, ड्राइड जिंजर एटसेट्रा. एज इट इज सबके घर में स्पाइसेस तो होते ही हैं, बहुत सारे काइंड ऑफ स्पाइसेस है. स्पाइसेस गिव फ्लेवर टू द फूड. इट एड्स फ्लेवर, बहुत खुशबू आती है. ड्राइड जिंजर, okay, became an important part of European cooking. और जो यूरोपियन की जो कुकिंग होती थी उसका ये स्पाइसेस के बिना तो उनकी कोई कुकिंग होती नहीं है, बिकॉज स्पाइसेस बहुत ही खुशबू फ्लेवर देती है. सो यूरोपियन कुकिंग एंड कॉटन क्लॉथ वॉज वेरी अट्रैक्टिव. उस टाइम स्पाइसेस और कॉटन्स के, टुडे ऑल्सो स्पाइसेस एंड कॉटन बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं एंड पीपल ऑफ द अदर कंट्री लाइक इट. ओके, यूरोपियन कंट्री में यहाँ मेंशन किया, यूरोपियन कंट्री की कुकिंग में स्पाइसेस से ही खाना बनता है उसका. ऑल दिस इवेंचुअली ड्रू यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया. और फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे यूरोपियन ट्रेडर्स ने सोचा क्यों ना हम इंडिया जाके खुद वहाँ पे ये बिजनेस करें, तो और ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा. अभी तो उनको इंडिया को भी देना पड़ता था ना कुछ. ओके, उनको और ज़्यादा प्रॉफिट के लिए दे डिसाइडेड कि
इंडिया चलते, वहां जाके ट्रेडिंग करते हैं. वी विल शॉर्टली रीड अबाउट दिस चेंज्ड. और फिर इसके बाद मतलब कि ये जब यूरोपियन ट्रेडर्स ने सोचा कि इंडिया में आकर इसका बिजनेस किया जाए, उसके बाद से हमारे इंडिया में बहुत सारे चेंजेस आ गए थे दैट हैव टू फेस बाय द इंडियन ट्रेडर्स एंड द टाउन्स पीपल. और बहुत चेंज आ गया, टोटली चेंज हो गया. अदरवाइज बिफोर यूरोपियन कंट्रीज लैंड अप टू इंडिया या बिफोर ब्रिटिशर्स के पहले हमारा इंडिया बहुत ही प्रॉस्परस और बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा था. So you can see on page number 80 to the left hand side, blue box. As you can see, during this period there was a great circulation of people and goods. What impact do you think this would have had on the lives of people in towns and villages? Make a list of artisans living in town. Okay, this is just a question. Then below that page 80, pink box, Kabul with its rugged mountainous landscape. पूरे पहाड़ों पे बना हुआ है ये काबुल. इन आज उसका नाम है अफगानिस्तान, पहले काबुल था. आसपास पहाड़ ही पहाड़ है. Kabul, present day Afghanistan, became politically and commercially important from the 16th century onwards. Kabul and Kandahar were linked to the celebrated Silk Route. Okay, यहाँ से सिल्क प्योर सिल्क यहाँ बनता था, काबुल एंड कंदाहार. Besides trade इन हॉर्सेस, और ये लोग हॉर्सेस की भी खरीदारी बहुत किया करते थे, बेचना लेना बहुत होता था इनका. ट्रेड इन हॉर्सेस वो उनका प्राइमरी बिजनेस था. ट्रेडिंग ऑफ हॉर्सेस प्राइमरली कैरीड आउट थ्रू दिस रूट. इन द 17th century, जीन बैप्टिस्टी Tavernier, a diamond merchant, Jean Baptiste Tavernier, a diamond merchant, estimated, उसने हिसाब लगाया, that the horse trade, मम्मी, that is with its rugged mountain landscape, Kabul in present day Afghanistan became politically and commercially important from the 16th century onwards. Kabul and Kandahar were linked to the celebrated Silk Route. Besides trade in horses, वहाँ पे ना एक रूट का नाम था सिल्क रूट, जहाँ वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रेडिंग किया करते थे, स्पेसिफिकली हॉर्सेस की. In the 17th century, Jean Baptiste Tavernier, a diamond merchant, estimated that the horse trade at काबुल में हॉर्स ट्रेड बहुत ज़्यादा था और बहुत ही फ्लरिश बिजनेस था. अमाउंटेड टू ₹30,000 एनुअली. उस टाइम 30,000 एनुअली यानी आज के टाइम का 1 करोड़. 30,000 एनुअली, विच वॉज अ ह्यूज सम इन दोज डेज. मतलब इतना ज़्यादा टू एंड फ्रो बिजनेस होता था हॉर्स का अफगानिस्तान में. कैमल्स कैरीड ड्राइड फ्रूट्स, डेट्स यानी खजूर, कारपेट्स, सिल्क and even fresh fruits from Kabul to the subcontinent and elsewhere. ये अफगानिस्तान ये सब तो आज भी सैंडी एरियाज है, तो वहाँ पे तो कैमल्स ही करते, तो कैमल्स के थ्रू बिजनेस हुआ करता था. ड्राइड फ्रूट्स, डेट्स, कारपेट, सिल्क और फ्रेश फ्रूट्स फ्रॉम काबुल टू द सब कॉन्टिनेंट और भी बहुत जगह एल्सवेयर. स्लेव्स और गुलाम भी बहुत ईयर फॉर सेल. यहाँ पे ना slaves were also brought for sale. Slaves, इंसानों को स्लेव बना के रखा जाता था और उनकी भी सेल हुआ करती थी. Okay, that is in this Kabul and today's it is Afghanistan. See on page number 81, you can see ये कितना beautiful piece है. Inlay work इसको बोलते हैं, in copper and silver.
और इसे कहा जाता था बिदरी, बिदरी। इनले वर्क, इनले पता है क्या होता है, जैसे वो ना, जैसे ऐसे जाली जाली नहीं आती है, उसके अंदर वो वर्क करते थे किसी चीज के, उसको बोलते हैं इनले। और ये गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, इट इज कॉल्ड बिदरी। और देखो यू कैन सी अ शॉल, ये शॉल है नीचे जो येलो येलो है, दैट इज शॉल। ओके, शॉल का बॉर्डर है ये, 17th सेंचुरी शॉल बॉर्डर है। और ये जो ऊपर है ये है कैंडल स्टैंड ब्रास विथ ब्लैक ओवरले, मतलब ये ऊपर से ब्लैक कलर का किया हुआ है, पूरा ओवरले ब्लैक है। और ये कॉपर या सिल्वर के ऊपर, ये कॉपर के ऊपर ब्लैक ओवरले किया गया है, सिल्वर के ऊपर भी किया जाता है। सो ये सब एंटीक पीस है, यू नो। उस टाइम के ये एंटीक पीस आज अगर म्यूजियम्स मार्केट में है तो जो बहुत ज़्यादा शौकीन है, पैशन है एंटीक पीसेस के, वो इनका दाम हज़ारों में दाम है और वो खरीदते भी हैं। आप कई लोगों के घर में देखो बहुत पुराने एंटीक पीसेस हैं, ये सब एंटीक पीसेस है जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ये आज ऐसे नहीं बनेंगे, इस तरीके से नहीं बनेगा, बनाने वाला कारीगर भी नहीं होगा। सो दिस इज ऑल एंटीक पीसेस दैट वी गेट, हमें मिलता है यहाँ पे है, जैसे बड़े बड़े शहरों में आज भी एंटीक पीसेस है, राइट। सो दैट इज स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर आई हैड एक्सप्लेन अप टिल पेज नंबर 80 कि बहुत, इट इज़ अ प्रिटी गुड लेसन, इट इज टाउन्स, ट्रेडर्स और क्राफ्ट पर्सन्स, राइट। दैट यू कैन सी ऑन पेज नंबर 79। देखो राइट साइड के कॉर्नर में अ वुड कटर, कैसे देखो वो काम कर रहा है, वुड कटर सब हाथ से वुड की कटिंग करके और उसकी इतनी ब्यूटीफुल उसका वो डिज़ाइन बना रहा है। आज भी ऐसे होते हैं, लेकिन वो कारीगर जो थे वो आज नहीं मिलेंगे, द पीपल हु डू दैट। सो अमेजिंग है ये लेसन, इट इज़ वेरी गुड टू रीड एंड टू एक्सप्लेन में करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। एंड आई होप यू स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एन्जॉइंग this lesson as I'm explaining it. So from page number 81 I will continue in my next class. So you all please read up to page number 80 once, twice, thrice आप read करो, so that it will be easy for you, आपको पता चल जाएगा कि क्या है ये सब कुछ। Okay, and from page 80 I will continue in my 81, sorry 81 I will continue in my next class. So with this I wrap up my class here.